Thank you very much. श्री आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने समय समय पर सुधार कर बैंकिंग सिस्टम को बेहतरीन बनाने की प्रयास करते रही है। वर्तमान विधेयक द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 का लाने का उद्देश्य यह है कि बैंकिंग व्यवस्था और अधिक सुगम हो तथा देश में इन्वेस्टर को और डिपॉजिटर्स को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 इत्यादि के अधिनियमों को संशोधन करना जरूरी था ताकि हम बैंकिंग सिस्टम के गवर्नेंस को और कंज्यूमर ओरिएंटेड बना सकें। महोदय, द सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931 में यह उल्लेख है कि उधार या कर्ज का लेन देन वैदिक पीरियड 2000 BC से 1400 BC तक होता था, जबकि भारत में यह 500 BC की से शुरुआत ये ऐसा माना जाता है और ये रिकॉर्डेड है। हमारे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी बैंकिंग सिस्टम की बात की है और कर्ज, उधार और व्यापार का संबंध बैंकिंग सिस्टम से बताई है। भारतीय इतिहास देखने से पता चलता है कि बैंकिंग व्यवस्था में वैदिक पीरियड से लेकर आज तक समय के अनुसार इसके रूल्स और रेगुलेशंस को अमेंड किया गया है ताकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स की हितों को पूरा कर सकें और इससे जुड़े लोगों को अच्छी व्यवस्था दे सकें। महोदय, वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तब से अभी तक RBI ने 90 साल की अवधि बैंकिंग गवर्नेंस में सफलतापूर्वक पूरा किया है। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2020 के पास होने से निश्चित रूप से सरकारी बैंकों का ऑडिट क्वालिटी व्यापक और बेहतर होगा। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी आएगी और देश में व्यापार, लेन देन, लोन तथा उपभोक्ता के हित में होगा। महोदय, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 के सेक्शन 5 में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को दोबारा परिभाषित किया गया है और इसे 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। महोदय, इसमें मेरा सुझाव होगा कि हम इसको अगर 5 करोड़ तक रखते हैं तो वर्तमान वैल्यू के साथ होगा तथा छोटे व्यक्तियों जो बैंक से जुड़े हैं उनकी भी इंटरेस्ट की पूर्ति होगी और इन्वेस्टर तथा डिपॉजिटर्स की हितों की भी और रक्षा होगी। महोदय, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 10A के सब सेक्शन 2A में भी अमेंडमेंट किया गया है ताकि कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स का टेन्योर 8 साल से बढ़ाकर 10 साल हो और यह संशोधन 19th अमेंडमेंट संविधान के 19th अमेंडमेंट 2011 के समरूप हो। महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बैंकिंग सिस्टम एक कुशल और रिकॉर्ड क्रेडिट और प्रॉफिट वाला बैंक बन रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सबसे पहली बार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू की गई और स्टूडेंट लोन के लिए सरकार गारंटर बनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में सुधार एवं सुविधा के लिए खर्च किया। महोदय, यह कुशल नेतृत्व का ही प्रभाव है कि वर्ष 2018 में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट 11.25% था, जो 2023 में इसमें 3% की कमी आई। RBI के डेटा के अनुसार 57,585 करोड़ रुपए 2015-16 में राइट ऑफ किया गया और वर्ष 2016-17 में 81,683 करोड़ और वर्ष 2017-18 में 1,28,229 करोड़ रुपए राइट ऑफ की गई। महोदय, इस विधेयक पर अपनी बात रखते हुए मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूँ। सर, 1 मिनट प्लीज कंक्लूड। खत्म हो गया। सुझाव देना चाहूँगा कि देश में बैंकिंग सिस्टम से आम आदमी और व्यापार को दूर दराज और गांव तथा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बैंकिंग सुविधा मिले। गांव में जहां पर बैंक अभी तक नहीं है तथा आबादी 10,000 से ज़्यादा है, वहां पर बैंक की परमानेंट यूनिट की स्थापना की जाए ताकि किसान और आम आदमी
और उसके ट्रेडिंग की बैंकों से वो फ़ायदा ले सकें। और मेरा एक और सुझाव है कि बैंकों में खाली पड़े सभी परमानेंट वैकेंसीज को भरी जाए ताकि बैंक के काम काजों में और ज़्यादा इजाफा हो। महोदय, शिक्षा के लिए लोन जो कि हायर एजुकेशन पाने के लिए दिया जाता है उसको भी सिंप्लीफाई करके अधिक से अधिक छात्रों को लोन दी जाए। इंडियन बैंक एसोसिएशन के डाटा के वर्ष 2022-23 में 24,997 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। बस एक मिनट, लास्ट लाइन सर, प्लीज कंक्लूड। और वर्ष 2023-24 में 28,699 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जो कि एक सराहनीय कदम था। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए Thank you. अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक धन्यवाद। यू सभापति। श्रीमती सुप्रिया।